हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वर्ण या ध्वनि। ये इतना ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि क्लास 10th का एग्जाम हो या क्लास 12th का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जहाँ हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप सभी लोग इस पूरे पार्ट को कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन वर्ण या ध्वनि से नहीं फंसने वाला है। यानी कि मैं पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और ऐसा बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वर्ण या ध्वनि के बारे में, ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि कोई भी समस्या होगा तो आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात करता है कि आखिर वर्ण क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि शुरुआत पॉइंट है तो हमको तो वर्ण के बारे में जानना होगा, और आप लोग जानते भी होंगे कि वर्ण क्या होता है। देखिए, तो वर्ण एक्चुअली में क्या होता है, कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये सभी आपको याद ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में इसका रिविजन करने में काफ़ी मदद मिले, ठीक है। जैसे अ हो गया, ई हो गया, क हलंत हो गया और ख हलंत हो गया, ये सभी क्या है, वर्ण है। फिर बोलता है कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितना होता है, 52 वर्ण होता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कहता है क्या कि वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर बोलता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्ण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है आपका स्वर्ण वर्ण। ये तो आपको याद ही होगा, ये सब थोड़ा बेसिक है क्योंकि शुरुआत है तो बेसिक तो बताना बनता है ना। तो ये आपका स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या कहता है कि वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की क्या करते हैं, सहायता नहीं लिया जाता है, ठीक है। यानी कि स्वर्ण वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, ये क्या कहलाता है, स्वर्ण वर्ण कहलाता है, ठीक है। हिंदी वर्ण में कुल 11 स्वर होते हैं। कितना होता है, हिंदी वर्ण में कुल 11 स्वर होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कितना बार बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कितना स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और ये जितने स्वर होते हैं उस सभी का नाम लिखा गया, ठीक है। अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ी ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। ये कुल आपका 11 स्वर होते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं 13 देखने को मिलता है, लेकिन 13 आपको टिक नहीं करना है। मॉडर्न में केवल 11 स्वर को ही ध्यान में रखना है। ये तो आप सभी लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक इसमें क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अब आपका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट बताता है कि आखिर स्वर्ण वर्ण का कितना प्रकार होते हैं। अब यहाँ से कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। स्वर्ण वर्ण का कितना प्रकार होते हैं, तो दोस्तों स्वर्ण वर्ण का 2 प्रकार होता है। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। अब ये सब नया है, एकदम माइंड में अच्छा से इसका एग्जाम्पल डालिएगा, ठीक है। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर में क्या आता है, तो अ आता है, आ आता है, ई आता है, बड़की ई आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ए आता है और ओ आता है, ठीक है। ये सभी क्या है, मूल स्वर है। और ये क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्या है, ये 2 स्वर से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे कि आपका ए हो गया, तो ए में क्या हो गया आपका अ और ए से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। फिर अ है, तो अ क्या आपका अ और प्लस ओ से मिलकर क्या बना है, अ बना है, ठीक है। संधि में आपको और पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि स्वर के 2 भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर को ध्यान देना है, और संयुक्त स्वर में केवल याद रखिएगा कि ए और अ आता है, ठीक है। ए और अ आता है। जब संयुक्त स्वर पकड़ लेंगे तो मूल स्वर ऑटोमेटिक बच जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा। यानी कि आप केवल संयुक्त स्वर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मूल स्वर, अब जानते हैं ना मूल स्वर, जो मैंने अभी आपको बताया मूल स्वर ये होता है ना। अब ये मूल स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में मूल स्वर को बांटा गया, ठीक है। तो मूल स्वर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, ठीक है, क्योंकि उसके उच्चारण में बहुत ही कम टाइम लगता है, हर्ष स्वर हो गया। ये क्या है, दीर्घ स्वर हो गया। और ये क्या है, प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। कह सकते हैं कि इसके उच्चारण के आधार पर ना इसको 3 भाग बांटा गया। हर्ष स्वर में उच्चारण में बहुत ही कम मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर में हर्ष स्वर का तिगुना टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, ठीक है। हर्ष स्वर में कौन कौन आता है, तो अ आता है, आ आता है, ऊ आता है और री आता है,
ठीक है, अ, आ, उ और री आता है, ये हस्त स्वर है, इसकी संख्या 4 होती है। दूसरे क्या क्या कहता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर जो होता है ना, ये 2 गो स्वर से मिलकर बनता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये क्या आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये 2 स्वर से मिलकर बनता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक होता है पलुत स्वर। पलुत स्वर में क्या होता है, उच्चारण में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे सुनो, जैसे राम, देखिए राम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम लग रहा है। सुनो, सुनो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पलुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पलुत स्वर दिमाग में मत डालिएगा आप सभी लोग, केवल हस्त स्वर और दीर्घ स्वर को दिमाग में डालना है। ठीक है, क्योंकि मेरा काम पूरा डिटेल बताना, इसलिए मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दीर्घ स्वर जो होता है ना, यह शब्दों के योग से बनता है। ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको संधि में। ठीक है, और ये बस इतना दिमाग में डालिए कि दीर्घ स्वर 2 शब्द से मिलकर बनता है, जैसे कि आ, आप सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे कि आ जो होता है अ प्लस अ से मिलकर बनता है, ई जो होता है ई प्लस ई से मिलकर बनता है, उ जो होता है बड़का उ जो होता है उ प्लस उ से मिलकर बनता है, ये जो होता है अ प्लस ई से मिलकर बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना अ प्लस ई से मिलकर बनता है, और ए अ प्लस ए से मिलकर बनता है, उ अ प्लस उ से मिलकर बनता है, और अ जो होता है ना यह अ प्लस ओ से मिलकर बनता है। इसके विषय में मैं संधि में बहुत अच्छा से बताया था। ठीक है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, लेकिन फिलहाल जो नए व्यक्ति हैं वो इसको आसानी से क्या करेंगे, नोट डाउन करके याद कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे संधि में तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण वर्ण हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, तो बच्चा क्या व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है ये भी आपको पता होगा। व्यंजन वर्ण क्या कहता है, वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। या सिंपल भाषा में ये समझिए कि व्यंजन वर्ण में हम लोग स्वर्ण वर्ण की सहायता लेते हैं, जैसे क होता है, ख होता है, ग है, घ है, ये सभी क्या है, ये सभी व्यंजन वर्ण है। ठीक है, फिर बोलता है कि हिंदी में मूल व्यंजन 33 होता है। हिंदी में कुल कितना मूल व्यंजन है, 33 है, लेकिन कुल कितना व्यंजन होते हैं, 41। कुल होता है 41, हिंदी में मूल कितना होता है, 33। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा आपको, लेकिन बस आपको कहीं मिलेगा टिक आउट करने के लिए तो आप 33 व्यंजन ही टिक आउट करिएगा। यदि कुल पूछेगा तब 41 टिक आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सभी लोग परिचित होंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क ख ग घ अंग धर बुढ़िया का टंगड़ी होता है ना, क ख ग घ अंगड़ या धर बुढ़िया के टंगड़ी, ये सभी गांव में उपनाम चलता है। तो छोड़िए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये समझिए कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो ये जितने टर्म होता है ना किसी चीज को छूते हैं, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। बस ये समझिए कि स्पर्श व्यंजन कुल कितना होता है, 25 होता है। इसमें आपको टर्म बताया गया, क ख ग घ अंग, तो इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं, यानी कि क का सदस्य है। फिर बोलता है च छ ज झ य, तो ये सभी क्या है, च वर्ग का सदस्य है कि नहीं है। च में कुल 5 फैमिली है, च है, छ है, ज है, झ है, य है, तो इसे चवर्ग बोलते हैं। फिर टवर्ग में इंगति हो जाएगा ट ठ ड ढ अ हो जाएगा। फिर तवर्ग में क्या हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा। फिर पवर्ग में क्या आ जाएगा, प फ ब भ म आ जाएगा, ये सभी आपका पवर्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पहले लेटर के नाम पर इसका वर्ग का नाम पड़ा, जैसे क है तो कवर्ग हो जाएगा, च है तो चवर्ग हो जाएगा, ट है तो टवर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे चलता है। ये कुल मिलाकर 25 होता है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको कहता है कि आखिर अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। ये भी आपको कहीं ना कहीं याद होगा, नहीं तो अच्छा से नोट डाउन करके आपको याद कर जाना है। अंतःस्थ व्यंजन 4 गो होता है। कौन कौन होता है, य र ल व। ये क्वेश्चन आपको कितना बार एग्जाम पूछा गया। ठीक है, हल्का में लेके मत चलिएगा, एक बार पढ़ने के बाद जाके आप लोग क्वेश्चन में उठा के देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, फिर बोलता है उष्म व्यंजन क्या होता है। उष्म व्यंजन में 4 गो होता है, इसमें तलाबे स, मूर्धन स, डंटे स एवं ह आता है। ये क्या है आपका उष्म व्यंजन है, ये भी कितना होता है, 4 गो होता है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो आपको ये था, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन हो गया और उष्म व्यंजन हो गया। 25 और 4 29 और 29 और 4 33, इन तीनों को हम लोग कहते हैं मूल व्यंजन। क्या कहते हैं, मूल व्यंजन कहते हैं। यही आपका क्या है, मूल व्यंजन है, जो कि 33 है। और जो आगे देखेंगे ना, ये कुल व्यंजन में आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला आपका है संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन, ये 4 गो होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये 2 गो व्यंजन वर्ण से मिलकर बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बनता है। कौन कौन है, छ है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। ठीक है, ये 4 है। तो छ बनता है, क और मूर्धन्य स से मिलकर क्या बनता है, छ बनता है।
त्र बोलेगा तो त और र से मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है। यूँ देखिएगा त्र बोलते हैं आप तो त और र तयबे करता है। ज्ञ जो होता है ना, ज और य से मिलकर बनता है। और श्र जो होता है ना, तलाबे स और र से मिलकर बनता है, क्या बनता है, श्र बनता है। ये चारों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। और आगे ना आपको दो एक्स्ट्रा व्यंजन देखने को मिलता है, एक है आपका आगत व्यंजन और एक है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। ये एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन कभी कभी 12th में पूछा जा सकता है, या कोई प्रोफेशनल एग्जाम देते तो वहाँ पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान देना। पहला आगत व्यंजन, ज और फ क्या आगत व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होगा, तो ड और ढ क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या करता है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपका ये है, वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। इससे आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि सपोज करें कि इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन आता है ना, तो 2-3 क्वेश्चन केवल इसी से आने वाला है, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन उधर जो मैंने बताया वहाँ से आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा माइंड सेट से याद करिएगा, आसानी से आपको समझ के याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले होता है क ख ग घ अंग। देखिए आप जब बोलेंगे ना क ख ग घ अंग, तो इसमें कंठ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। फिर बोलेगा कोई आपसे च छ ज झ य, और य और तलाबे स, जब ये बोलेगा ना तो क्या आएगा, तालु से आवाज आएगा, क्या आएगा, तालु से। क्योंकि च बोलेंगे तो देखिए जीभ जीभ जो होता है ना आपके नीचे वाला पॉइंट से सट रहा है, छ बोलेंगे तो भी सट रहा है, तो ये क्या आपका तालु हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बोलता है ट ठ ड ढ न र हो गया, और मूर्धन्य स, ये होता है मूर्धन्य से, क्या होता है, मूर्धन्य से इसका आवाज निकलता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर बोलता है त थ द ध न, तो ये क्या होता है, दंत। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दंत से। आप बोल के खुद ट्राई करिए, आपको पता चल जाएगा कि मूर्धन्य क्या होता है, दंत क्या होता है, ठीक है। त थ द ध न, तो ये कहाँ होता है, दंत से होता है, ठीक है। फिर आपका डंटे स ज र एवं ल, फिर एक बार ध्यान समझिएगा, डंटे स ज र एवं ल, ये कहाँ से आता है, वत्सर्य से आता है। कहाँ से आता है, वत्सर्य से आता है। वत्सर्य क्या होता है, दांतों के रूट पॉइंट को क्या बोलते हैं, वत्सर्य कहते हैं। जैसे देखिए डंटे स बोलेंगे, ज बोलेंगे, र बोलेंगे, ल बोलेंगे तो उसको टच करता है। फिर अगला आपका क्या है, प फ ब भ म, इसमें ओठ का प्रयोग करें, इसलिए क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका व एवं फ बोलेंगे तो इसमें दंतस्थों का प्रयोग हो रहा है। दंतस्थो क्या होता है, तो दांत एवं ओठ आता है, ठीक है, तो ये दंतस्थो हो जाएगा। और ह बोलेंगे तो केवल हवा का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि स्वर यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, केवल लैरिंग्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्णों के उच्चारण स्थान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया कि ये सभी क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं, आपका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अल्प प्राण क्या होता है, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, यानी कम मात्रा में वायु की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं, यानी कम वायु की आवश्यकता, ठीक है, यानी कि कम हवा की आवश्यकता होता है। अब ये कौन कौन है, देखिए आपसे अल्प प्राण कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपको एग्जाम्पल में क्या याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा एवं पांचवा, याद रखिएगा, पहला, तीसरा एवं पांचवा, साथ साथ अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आता है, य र ल व, ये सभी क्या आपका अल्प प्राण है, ये सभी क्या अल्प प्राण है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला क्या होगा, क होगा, तीसरा क्या होगा तो ग हो जाएगा, पांचवा क्या होगा तो अंग हो जाएगा। तो वहाँ लिखा गया है ये पहला हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये पांचवा होगा। अरे होगा ना, क वर्ग का पहला क्या होगा क, तीसरा क्या हो जाएगा ग, पांचवा क्या होगा अंग, है कि नहीं है। उसी प्रकार चौर में देखिएगा तो चौर का पहला क्या हो जाएगा च, तीसरा क्या हो जाएगा ज और पांचवा क्या होगा य। उसी प्रकार ट वर्ग में आएगा तो ट वर्ग का पहला ट, तीसरा ड और पांचवा क्या होगा र हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अंतस्थ, क्या हो जाएगा य र ल व, ये क्या आपका अंतस्थ हो जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। कोई भी समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं उसका निवारण करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है महाप्राण, ठीक है। देखिए अल्प प्राण में क्या था, अल्प प्राण में क्या था, कम वायु की आवश्यकता थी। अल्प मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। अब महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, तो इनके उच्चारण में क्या होता है ना, ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं उष्म वर्ण, ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं उष्म वर्ण को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ख, ये क्या है, क वर्ग का दूसरा सदस्य है ख, और घ क्या आ जाएगा, घ आपका क्या हो जाएगा, ये चौथा सदस्य हो जाएगा, है ना। तो दूसरा एवं चौथा तो बोल ही रहा था। अरे भाई आप जानते हैं ना कि क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, अंग आता है, तो क क्या प्रथम वर्ग है, ठीक है। ख क्या आपका दूसरा वर्ग है, तो दूसरा नहीं लिखा गया है। फिर आपका च, फिर आपका क्या होता है
ग होता है तो ग तीसरा हो गया, और चौथा में क्या घ आता है तो घ नहीं लिखा गया, तो बस सेम बता रहा है, ठीक है। क ख ग घ अंग, तो बोल दिया ना आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, तो ख एवं घ हो गया। च में क्या आ जाएगा, छ एवं झ आ जाएगा। ट में क्या आ जाएगा, ट वर्ग में तो ठ एवं ढ आ जाएगा, ठीक है। और उस मौन क्या होता है, तलाबे स, मूर्धन स, डंटे से भ, ये सभी क्या आपका महाप्राण है। क्या आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छे से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, बढ़िया से इसको नोट्स बनाइएगा, बहुत काम का चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब लास्ट पॉइंट है, घोष एवं अघोष क्या होता है। मैं नॉर्मल बता देता हूँ, एग्जाम्पल में कभी आएगा तो उसको सही से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। घोष वर्ण क्या होता है, देखिए प्रत्येक वर्ग का, वर्ग समझ में आ रहा है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा एवं पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। या कोई भी स्वर्ण वर्ण रहेगा तो भी क्या होगा, घोष वर्ण होगा। जैसे कोई बोल देगा ग घोष वर्ण है कि नहीं है, तो बोलेगा है, क्यों, क्योंकि तीसरा में आ रहा। कोई आपसे पूछ देगा बात अंग घोष वर्ण है कि नहीं है, तो बोलेगा है, क्यों, क्योंकि पांचवा में आ रहा। अब पांचवा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। और स्वर्ण पता है ना, अ आई, ये सब क्या है, घोष वर्ण होगा। अघोष क्या होता है, केवल पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। जैसे कोई बोल दिया बताइए भैया क जो है घोष है कि अघोष है, तो बोलिएगा क क्या आपका अघोष है। कोई बोल दे कि बताइए ट जो है घोष वर्ण है कि अघोष वर्ण है, तो ट अरे पहले ना है, ट के बाद ठ आता है, तो ट पहला ठ दूसरा, तो ये भी क्या होगा आपका अघोष वर्ण होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हिंदी व्याकरण बस इतना ही पढ़ना था, अब कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से नोट्स बना के आप जाइए और देखिए एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है हिंदी व्याकरण का, और उसको निकाल के खोज के उसको टिक आउट करिए, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा इसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अच्छे से बना लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।